GTV में मुजाहिद बल्दी आपको खुशामदीद कहता है। गालिबन नहीं बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल हैं, और जो बिजली के बिल इस वक्त लोगों को मौसूल हो रहे हैं उनसे अवाम की बाज़ारी ज़बान में चीखें निकल के रह गई हैं। आमदनी 20,000, बिजली का बिल 40,000। जहाँ जिन शहरों से हमने लोगों से गुफ्तगू की उनका यही कहना है कि उनकी आमदन से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और ये जब हम बिजली की बात कर रहे हैं तो हमें ये कहा गया था कि सिपेक जो है, जहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए गेम चेंजर होगा, वहाँ एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर पर जो उसके IPPs यानी जो बिजली घर होंगे वो एक इनकलाब ले आएंगे और उनको इंतहाई सस्ती फौरी बिजली मिलेगी। लेकिन अगर आप डालें, इसीलिए आज सिपेक के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल उठ रहे हैं। सिपेक के बारे में कहा जाता है जनाब अब ये टू शुरू हुआ है, ये मंसूबा जो है कुछ 10 साल में 35 अरब डॉलर की इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। ये 35 अरब इनिशियली कहा गया था कि जी जनाब ये कोई 62 अरब बिलियन डॉलर का है। फिर ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आमतौर पर ये समझा गया कि सिपेक जो है मुकम्मल तौर पर शायद पाकिस्तान में बग़ैर किसी सूदी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो हकीकत ये थी और होती भी है कि 75% कर्ज दिया गया था और जिसमें 25% इन्वेस्टमेंट थी। और फिर इस 75% जो कर्ज हमें दिया गया, 75 टोटल जो कहते हैं 16 बिलियन डॉलर का पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर में, उसके लिए हमें 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की जनाब सालाना हम सूद अदा कर रहे हैं। और ये जब इसके मुतालबे में शिद्दत आई तो अभी दोबारा बल्कि एक से कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर और उन लोगों ने दौरा किया और कोशिश की कि इनकी रीशेड्यूलिंग हो जाए। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तानी हुकूमत पर कोई 529 अरब रुपए का वाजिबुल अदा हैं चाइना के। दोस्त मुल्क कितना ही हो, लेकिन आपको इल्म है कि बहरहाल ट्रेड होती है। हमने अमेरिका से भी हमारा बड़ा कितना हमसाया था, लेकिन जब उन्होंने अफगान वॉर के बाद इन्वेस्टमेंट रोकी तो हमारे जो स्कूल, कॉलेज, सड़कें सब वैसे छोड़ कर चले गए। लेकिन ये ठीक है कि चाइना की दोस्ती हमारी ज़्यादा मजबूत है, हिमालय ज़्यादा है, कॉमन इंटरेस्ट भी है, लेकिन जब वो ट्रेड करते हैं और 55 मुल्कों में कर रहे हैं तो यकीनन उनके पेश नज़र ये है कि कम से कम जो इन्वेस्टमेंट करें उसका असल वापस आ जाए। जैसे मैंने कहा ना कि ज़रूरी सेक्टर में, ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, ये तो छोड़िए कि इंडस्ट्रियल जोन बन रहे थे और उसके तहत जो है सड़कों का पूरा जाल बिछ रहा था। यकीनन सड़कें कुछ बनी, कुछ रास्ते बेहतर हुए, लेकिन रिमोट एरिया तक उसके फ़वाइद नहीं पहुँचे। और सबसे बड़ा जो मैंने आपसे कहा कि सिपेक का ज़ोर था एनर्जी सेक्टर पर। एनर्जी का मतलब है कि लोगों को गैस, बिजली सस्ते दामों पर फराहम हो। लेकिन अब जो IPPs यानी जो कंपनियां खोली गई बिजली घरों की पब्लिक सेक्टर में, उन्होंने आसमान तक इसके बिल पहुंचा दिए हैं। वो जो कुछ भी हों, सफ़र आराम कर रहे हैं, लोग फेस कर रहे हैं। और अब रही सही कसर, मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना जो HBL PSL में उन्हें कहने लगा हूँ कि उनको सिर्फ इतना ही तजर्बा था, उन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं उसका जो बोझ लगाया है, सबसे बढ़कर ये कि कराची जो 67 अरब रुपया जो है 67.2 बिलियन देता है, 67.2% जो है वो टैक्स अदा करता है, सबसे ज़्यादा सफ़र उसके अवामी कर रहे हैं। नज़र देखें कि आज कराची के अवाम से जब हमने मालूम किया कि बिजली के बिल के हवाले से उनका क्या रद्द अमल है, ज़रा सुनिए कराची के अवाम के रद्द अमल। आमदनी तो कुछ भी नहीं है, घर में राशन भी पूरा नहीं होता जितनी महंगाई चल रही है। हमारी तो 45,000, 40,000, 70,000 बिल आ रही है। मेरी आमदनी है 15,000, 20,000 रुपए। इसके अंदर मैं घर का खर्चा चलाऊं या रक्षा का मेंटेनेंस निकालूं या बिजली का बिल भरूं, मैं क्या करूं? गरीब आदमी इतना पिस गया है कि उसकी अगर 30,000 तनख्वाह है ना तो 12,000 का बिल है, तो बच्चों को पढ़ा तो सकता नहीं है। मेरी इस वक्त आमदनी जो है वो लगभग कोई 35 से 40 के करीब है और एक माह का बिजली का बिल 12,000, 14,000, 15,000 इतना बिल हमें मौसूल हो रहा है। हालांकि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई हैवी होम अप्लाइंसेस नहीं है। गैस का बिल पहले 250 आता था, अब 1500 आ रहा है। और बिजली का बिल एक कमरे का
3,500 रुपये आ रहा है, हम कहाँ से कमाएंगे, क्या खाएंगे। जी हाँ, ये चंद आवाज़ें थीं जो 67% टैक्स देने वाले कराची के अवाम की थीं और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के चंद फल्लांग बल्कि किलोमीटर फासले पर 1 मील के फासले पर रहने वालों की भी ये चीखें, ये आवाज़ें पार्लियामेंट के बंद एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए वुज़रा और चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत उनका नहीं पहुंच पाती और हर माह जो अलाउंसेस लाखों की तादाद में लेते हैं, जो उनको मराहत मिलती हैं, जो उनके पार्लिमानी लॉजेज हैं, जो उनकी ट्रैवलिंग है, वो लाखों नहीं अगर मजमूई तौर पर लगाएं तो वो साल में करोड़ों तक पहुंच जाती है। देखिए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अवाम किस रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं इस शरीफ हुकूमत की बिजली के हवाले से पॉलिसी पर। 2 महीने पहले हमारा बिल आता था कोई 3,000 4,000, इस दफ़ा हमें बिल आ गया 15,000, जबकि हमारा सिर्फ एक पंखा चलता है। मेरी सैलरी है 30,000। जो पिछले महीने का बिजली का बिल आया वो 42,400। गांव की हालत ये है कि 1 घंटा बिजली होती है, 4 घंटे नहीं होती, उसके बावजूद भी जो है ना 42,400 रुपये बिल है। मेरी तनख्वाह जो है वो 25,000 है और बिजली का बिल जो आया वो 9,500 है और मैंने कर्ज लेके किसी से बिल जमा कराया है। आमदन के बारे में तो ना ही पूछे तो अच्छा है कि आमदन दिन ब दिन कम हो रही है और महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ रही है। तो अब सोचना ये है कि हमने बच्चों का पेट भरना है या बिजली के बिल पूरे करने हैं। मेरी 30,000 सैलरी है। अभी जो मेरा बिल आया रिसेंटली 9,500 रुपये। मैं किराए के घर में रहता हूँ, 15,000 रुपये किराया। अब 9,500 रुपये बिल दे के पीछे मुझे क्या बचेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बच्चों की तालीम, खाना पीना, जीना मुहाल कर दिया इन लोगों ने। तो आपने ये कराची और इस्लामाबाद और पेशावर के अवाम का रद्द-ए-अमल देखा। वहाँ पर वक्त की कमी के साथ कोयटा, लाहौर बल्कि मुल्तान, छोटे छोटे शहरों के अवाम के भी रद्द-ए-अमल हैं जो आइंदा आपको दिखाएंगे। लेकिन चलते हैं ब्रेक के बाद और जिस पर गुफ्तगू करेंगे जो सिपेक से बड़े करीब से वाबस्ता हैं, इस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं और सिपेक के मुस्तकबिल और हाल के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हारून शरीफ साहब। मगर मिलते हैं उनसे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि सिपेक का ख़ास तौर पर जो पूरा मंसूबा बनाया गया था उसका मकसद ये था कि एनर्जी सेक्टर में जो IPPs बनेंगे उनके साथ हम लोगों को, आम लोगों को एक तो बिजली फराहम होगी, यानी लोड शेडिंग वैसी नहीं रहेगी और ख़ास तौर पर ऐसी मिलेगी जो उनकी आमदन के साथ हो। लेकिन अब जिस तरह बिजली के बिलों को मनमानी कीमतों पर IPPs फ़रोख्त कर रही है, मेरे ख़्याल में आमदनी से 2 गुना ज़्यादा लोगों को, 3 गुना से ज़्यादा बिल होते हैं और जो जब धक्के खाते हैं उन दफातर के सामने कि उनके बिल कम कर दिए जाएं इस गर्मी में, तो कभी कैमरे की आँख से वो भी आपको दिखाऊँगा। सिपेक को कहा जाता था कि जनाब एक गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तानी मईशत के लिए। 10 साल बाद क्या पाकिस्तान में कोई गुर्बत में कमी आई, क्या पाकिस्तान में कोई ज़रूरी शोबे में आई, क्या हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान जो ट्रेड डेफिसिट था कुछ कम हुआ, क्या इससे जो है कोई एक शोबा ऐसा बताएं कि जो पहले कहा गया था कि $62 बिलियन की सिपेक के तहत इन्वेस्टमेंट होगी 10 साल के अंदर, फिर कोई कहते हैं जी $52 अरब की रह गई, $46 बिलियन कहा जा रहा है। इस पर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन एक मोतबर अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा है कि ख़ुद चाइना के इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया $46 बिलियन को भी एक सवालिया निशान बना रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रूट पे होनी थी और किस रूट पे बनी। आमतौर पर ख्याल किया जा रहा था कि सिंध बलूचिस्तान में इसका जो ये बने जो रूट्स है, जो सड़कें बनेंगी, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, मुलाजमत के लाखों फराहम की जाएंगी यहाँ के लोगों को, लेकिन उसको KP और पंजाब का रूट्स बना दिया गया और उसके सबब जो है पहले ही से जो बेहतर माशी तौर पर मुस्तहकम सूबे थे या शहर थे उनको मज़ीद मुस्तहकम कर दिया गया। जिसमें ने कहा कि इस सिपेक से जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्या पाकिस्तानी मईशत पर, पाकिस्तान की आवाम की हालत ज़ार पर, उनकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क आया। हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद हैं जो इस
सिपेक से अभी किसी न किसी तौर पर वाबस्ता भी हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहे हैं। शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक तो मैंने जैसे कहा कि गेम चेंजर कहा जा रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, अब इसकी जिस तरीके से एक ज़माने में सऊदी अरब से जो हमारे एक मुक़द्दस मकाम के सबब जो रिश्ते थे उस पर हम आवाज़ नहीं उठाते थे कि जनाब वहाँ क्या हो रहा है, अब छोड़िए, अब इस वक्त कभी किसी और दिन के लिए उठा लूँगा कि ये MBS का सऊदी अरब है। इस तरह चाइना का बड़ा कहा जा रहा था कि हिमालय से वो बुलंद हमारे, इसलिए इस पर जो भी उनका मंसूबा होता था, उनकी क़यादत होती थी, उनके जो इक़दाम होते थे, उनकी जो पॉलिसियाँ होती थी, वो हमें मुक़द्दस समझकर हम उसको तनकीद करने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं। तो हारून शरीफ साहब, एक तो आपका शुक्रिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो क्या बताइए कि इससे जो सवाल उठ रहे हैं ये जायज़ हैं या आप समझ रहे हैं कि लोग बेजा तनकीद कर रहे हैं, अपनी गलतियों के बजाय सिपेक पर अपना मलबा गिरा रहे हैं? जी ब्रिटेन साहब, बहुत शुक्रिया। अहम मसला है, इस पे बड़ी गुफ्तगू शुरू हो गई है। देखिए, पहले तो सिर्फ 1 मिनट में समझिए कि जब आप किसी भी मुल्क से कोई लोन मांगते हैं या इन्वेस्टमेंट मांगते हैं तो उसको वाइजली इस्तेमाल करना हमारा काम है, और ये जजमेंट करना कि हम उसको टाइमली रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस मुल्क का भी कसूर है कि वो आपकी बात मान लेता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। हमने जो किया है, सीपेक के अंदर तकरीबन $35 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है 10 साल में, जिसके अंदर पोर्ट बना है, सड़कें हैं, पावर प्लांट्स हैं। लेकिन मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आपको बताऊं कि ये इन्वेस्टमेंट उसी वक्त फायदा मंद है जब ये प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करे और उसके ऊपर कारोबार, इकोनॉमी चलनी शुरू हो ताकि रिटर्न्स आए। खाली सड़क पर या पोर्ट पर रिटर्न नहीं आते हैं। अब हो ये रहा है कि हमने वो जो इकोनॉमिक रिवाइवल की पॉलिसीज और इदारे बनाने थे वो तो बनाए नहीं, इकोनॉमिक जोन टाइमली बनाए नहीं। अब हम फंस गए हैं क्योंकि हमारा IPPs की फ्लॉड पॉलिसी है, चीन के लिए नहीं सबके लिए है। हम उसमें डॉलर बेस्ड इन एक्चुअल टर्म 20% से ज्यादा गारंटीड रिटर्न देते हैं। अब ये हुकूमत की गारंटी जिसके पास पहले ही डॉलर नहीं है, तो इसका हल ये है कि हमें चाहिए कि इन IPPs को ओपन कर दें कि आप प्राइवेट सेक्टर को बिजली बेचिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कीजिए, हुकूमत में सख्त नहीं है। लेकिन ये जो गेम चेंजर कहा गया और पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के लिए यूज किया गया, मेरे हिसाब से ये हमने अपने आप से भी धोखा किया और बहुत जुल्म किया कि हमें पता था कि ये पॉलिसीज के बगैर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जिंदगियां नहीं बदलता, लेकिन हम उसको सियासी मकासद में, इलेक्शंस में यूज करते रहे। हारून भाई, ये जो आमतौर पर ये समझा जाता है कि जो शरीफ्स हैं वो बहुत क्लोज रहे हैं चाइनीज़ लीडरशिप से, और नज़र भी आता है उनकी आमद जिस तरह होती है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जानते थे, और ज़्यादा जोर मोटरवे समेत सड़कों पर इनका था। कहते थे ये बिजनेसमैन लोग हैं, ज़्यादा अच्छी डील करेंगे। खैर वो तो आपको इल्म है, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो ट्रेड होते हैं तो इक्वलिटी पे होते हैं। अमेरिका की मिसाल सामने, अफगान वॉर की वजह से आए थे, जैसे जंग ख़त्म हुई वो भाग गए। तो ये जो क्या जो उस वक्त जो हमारे इक़्तिसादी मैनेजर थे, डार साहब नुमा और हसन इकबाल साहब जो इसके गालिबन सबसे ज़्यादा अहम आदमी समझे जाते हैं, उनका और मशाहिर हुसैन सैयद साहब, क्या उनके पेश नज़र ये वाली बातें नहीं थी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? और अब जो ट्रेड एग्रीमेंट है और जिसके मुज़म्मरात हैं और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उनके नज़दीक उन्होंने क्यों महसूस नहीं किया था कि ये सब नताइज सामने आएंगे अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर अटैक नहीं किया? और सबसे बढ़कर ये कि खुद सरकारी इदारों, सरकारी अफसरों की जो क्रेडिबिलिटी है या करप्शन का सामने खुद एक सवालिया निशान है। रोज़ पढ़ रहा होता हूँ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, पकड़ धकड़। हारून शरीफ साहब
जी देखिए, मैं बड़ी एक आसान सी मिसाल देता हूं। जब हुकूमत के बैंक होते थे तो वहां से हर इन्फ्लुएंशियल आदमी कर्ज ले लेता था और डे 1 पे उनकी नीयत ये होती थी कि कर्ज मैंने माफ करवा लेना है। समहाउ हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बजाय इसी बात में रहते हैं कि फ्रेंडली कंट्री है, कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेंगे। दुनिया बदल गई है। हमने एक कमर्शियल डील की है, हमें ना सिर्फ ऑनर करनी चाहिए थी लेकिन उस पर मेहनत करनी चाहिए थी। जो आपकी बात बिल्कुल बजाय, मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं और हमारा अपना इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना इंटरेस्ट वॉच किया, आपने अपना इंटरेस्ट वॉच नहीं किया। आप एक डिसोल्यूशन फेज में रहे कि जी नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। जब मैं भी हुकूमत में था और निगोशिएट करता था मुल्कों से, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे दोस्त कहते थे, अरुण साहब आप बहुत ज्यादा डिलीजेंस करते हैं, नंबर्स पे बात करते हैं, छोड़ें, ये हमारे दोस्त हैं। देखिए, दोस्ती इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं होती। आपको एक डील है, उसकी कमर्शियल वैल्यूएशन करनी पड़ती है और उसके ऊपर मेहनत करनी। अभी भी वक्त है। मैं एक्चुअली ये लोन रीशेड्यूलिंग के खिलाफ हूं, क्योंकि इससे ग्लोबल मार्केट्स में सिग्नल नेगेटिव जाएगा कि हम कर्ज देने के अहल नहीं है। चीन पे भी प्रेशर आएगा कि उनकी 150 और मुल्क हैं जहां उन्होंने बेल्ट एंड रोड में काम किए, कल को वो भी आएंगे। ने आपने दूसरा फरमाया मोहतरम अरुण शरीफ साहब, ईरान का मसला वो एक अलग है, मैं बाद में बात करूंगा कभी, कि उनकी जो गैस पाइपलाइन है, आज उन्होंने कहा कि जनाब उनकी पार्लियामेंट पूछ रही है कि 12.5 अरब डॉलर शायद हो गए हैं उसके, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। नहीं, इसी तरह सिपेक पे भी बड़े मोतबर अंग्रेज़ी अखबार में पढ़ रहा था कि चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंशिया ने सवाल उठाया। अव्वल तो फिगर्स पे भी सवाल उठा रहे थे कि एक्चुअल रकम क्या है। उसके बाद सिक्योरिटी उनके लिए बहुत अहम मसला है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बड़े बड़े टारगेट उन्होंने किए हैं, ग्वादर में और हाल ही में जो सड़क पर मारे गए हैं। तो ये एक सीरियस मैटर इसलिए है। और आप अभी हाल ही में एक हाई प्रोफाइल चाइनीज़ वक्त भी आया था उनका, वज़ीरों का, गैर मामूली तौर पर उन्होंने हमारे मिनिस्टरों से मुलाकात की। तो ये जो इश्यूज़ हैं, यानी उस एक तो उसके जो रिज़ल्ट आवाम तक नहीं मिले, उनका रद्द-ए-अमल, सबसे बड़ा ये कि जो हमारा इंतहाई करीबी दोस्त चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात, हारून साहब। देखिए, हमारा सिक्योरिटी का फेल्योर है, प्लानिंग का फेल्योर है और फोकस का फेल्योर है, और उसमें मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। चीन ठीक कहता है, अगर उनके लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रोजेक्ट रीलोकेट कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं है तो वो किसी और मुल्क में जाएंगे। अब इसके बरेल सब हल हैं, अभी टेम्पररी 2 हल हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो बिजली के कारखाने हुकूमत को बिजली बेचते हैं और कैपेसिटी पेमेंट लेते हैं, आप इनको डीरेगुलेट कर दीजिए और उनको कहे कि आप इंडस्ट्री को डायरेक्टली बेचिए। फिर ये सर्कुलर डेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के साथ, उनको कम रिटर्न मिलेगा क्या वो, लेकिन होपफुली रिटर्न मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हमने फ्यूचर में अब इंडस्ट्री उनके साथ किसी के साथ भी मिलके लगानी है, करंट हालात में ये एडवाइजेबल नहीं है कि उनके लोग यहाँ आए। हमें चाहिए अच्छे बिजनेस ग्रुप्स के साथ जॉइंट वेंचर करवाएं, जिनको यहाँ कारोबार करना आता है, वो उनका कारोबार चलाएं और कमा के दें, जब तक कि हम अपने, और जब लोगों को रोजगार मिलना शुरू होगा तो वो इसको सीपेक 2 को ओन करेंगे। अभी वो कहते हैं ये गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्होंने ठेके दे दिए, कर लिए, हमें क्या मिला। हमें अब इसको पीपल सेंट्रिक बनाना, अगेन हमारा काम है, चीन का काम नहीं है। तो अगर मैं आखिर में अगर कंक्लूडिंग सवाल करूं, खुदा न करे कि सीपेक रोल बैक हो, लेकिन उसकी सरदारी, उस पर ओपनली मीडिया में सवाल उठना, और सबसे बढ़कर ये कि जो उसका सबसे जो पावरफुल फैक्टर था वो ये था कि IPPs यानी एनर्जी सेक्टर, जिसके ज़रिए आम लोगों में बिजली सस्ती भी मिले, लोड शेडिंग ना हो, इन सब में नाकामी रही। और आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी की भी और प्लानिंग की, दोनों का ये फेलियर है। तो सॉरी टू से कंक्लूडिंग वर्ड, मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, कहीं खुदा न करे कोई ज़बान फिसल ना जाए, हारून शरीफ साहब।
जी बरेली साहब, देखिए चाइना बड़ी लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है, वो कोई शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर ये सूरत हाल रहती, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उनके दोनों मिनिस्टरों को मिला, एक्चुअली मैं चाइना गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता हूं इनकी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स पर। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान का इस वक्त जो रिस्क प्रोफाइल है उनकी नज़र में बहुत बढ़ गया है कि ये एक रिस्की मुल्क है। वो पॉज कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट्स पर उनको मैं सोचने की एडवाइस कर रहा हूं कि आप ऑल्टरनेट सोचिए कि कैसे यहां कारोबार करना है। गवर्नमेंट पे रिलायंस कम करें। हुकूमत आपका कर्ज और हुकूमत अपनी कमिटमेंट्स ऑनर नहीं कर पा रही है, ना कैपेबिलिटी है, वो उसको सियासी तौर पे खेलते हैं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे तो डी रिस्किंग शुरू होगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब, क्या ये स्टेज आ गई है? इसमें पॉज बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमें संजीदगी से देखना है कि आखिरकार खाली पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क क्यों है जहां पर चाइनीज के ऊपर ये फेटल अटैक्स हो रहे हैं, और हमारे में क्या कहां हम पीछे रह गए हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट बड़ी कावर्ड चीज होती है, बुज़दिल, वो फौरन रुक जाती है। तो हमें इसको तरजीही बुनियाद पर एक नया मॉडल उनको पेश करना है कि जनाब ऐसे काम करेंगे तो दोनों के लिए बेहतर है। अदरवाइज आई वुडंट बी सरप्राइज कि इसके अंदर एक पॉज आ सकता है। शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने वक्त निकाला और बड़े अहम नुकात उठाए, और आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत अरसे तक सिर्फ हिमालय से ऊपर कहकर और ज़ाती बुनियादों पर नहीं होते, बल्कि उसमें ट्रेड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ये बड़ी शफ़ाफ़ होती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि एक और अहम मसला कि हुकूमत, जी हाँ, जमहूरियत की दावेदार सबसे बड़ी शरीफ क़यादत और हुकूमत की काबीना ने फ़ैसला किया है कि वो आपकी मेरी कॉलें जो हैं टेप भी कर सकेंगे, मैसेज भी कर सकेंगे, इंटरप्ट भी कर सकेंगे, चाहे वो हम घरेलू बातें कर रहे हों, शादी ब्याह की भी। और सॉरी से आगे नहीं जाऊँगा, गुफ्तगू करूँगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल एक मुंतखब हुकूमत, मुंतखब काबीना और शरीफों ने ये फ़ैसला किया है, एक प्राइम एजेंसी जो बहरहाल एक मुतनाज़ा है अपने किरदार के सबब। माजी में जो ISI ने यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है, एक नहीं, हर हुकूमत को, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसकी शिकायत रही है। शिकायत का लफ्ज़ तो मासूमाना है। पूरा एयर मार्शल अज़हर खां का केस है कि किस तरह इलेक्शन में उन्होंने इंटरफेरेंस किया। अल्लाह मरहूम को जवार रहमत में जगह दे, जहांगीर हमारे हमीद गुल साहब इस हवाले से। फिर कोई मेजर बिल्ला, ब्रिगेडियर बिल्ला हाउस होल्ड नेम हो गए थे। तो वो एजेंसी जिसका पास में बड़ा कोई जिसे कहते हैं बैगेज ऐसा नहीं कि जिसे मिसालिया कहा जाए, उसे हमारी शरीफ काबीना ने ये इख्तियार दिया है, वो भी ग्रेड 18 के अफसर को, कि वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से किसी भी पाकिस्तानी शहरी का, जी हाँ, किसी भी पाकिस्तानी शहरी का फ़ोन टेप कर सकती है, मैसेज उसको इंटरप्ट कर सकती है और ट्रेस कर सकती है। और आपको इल्म है कि हमारे यहाँ फ़ोन पर क्या क्या बातें नहीं होती, क्या क्या गुफ्तगू नहीं होती। लाइटर में मैं कहूँ तो पता नहीं कितनी शादियाँ और तलाक़ें टूट जाएँ अगर ये बातें बाहर आ जाएं। और ये कौन हसास इश्यूज़ पर सिक्योरिटी के हवाले से टेलीफोन पर बेवकूफ़ गुफ्तगू करेगा जिसे इल्म ना हो कि ये नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो सकता है। बहरहाल हुकूमतों के यही फ़ैसले तो हैं जो बाद में उसके लिए वो जवाबदेह बनते हैं, माफ़िया मांगते हैं। लेकिन मुझे लगा कि शरीफ हुकूमत ने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमारे साथ बैरिस्टर जहांगीर जद्दून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे हैं। जद्दून साहब, ये लीजिए, आपकी शरीफ काबीना ने, शरीफ हुकूमत ने नोटिफिकेशन के ज़रिए कह दिया कि जनाब जो हमारी जो प्राइम एजेंसी है, जिसका माजी सॉरी टू से काबिल मिसालिया नहीं है, कि वो जिस शहरी का फ़ोन टेप करना चाहें, मैसेज इंटरप्ट करना चाहें, कर सकते हैं। जदून साहब।
ये देखें, एक्ट में 1996 में आया, तो अभी मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 30 साल से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो किसी गवर्नमेंट ने बाई SRO या बाई ये इस तरह की कोई सैंक्शन नहीं दी थी। तो अब नेशनल सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करना जो है वो कौन डिफ़ाइन करेगा, और एक 18 ग्रेड का अफसर फिर किस तरह जजेस की भी मॉनिटर कर सकता है, कॉलें प्राइम मिनिस्टर के भी कर सकता है। तो इसमें तो इशू आएंगे, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी के साथ नहीं आता तो ये तो फिर एक राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट ही है। बैरिस्टर साहब, क्या ये जो माशाल्लाह के मुस्लिम लीग को भी 4 दहाई हो गए इस पार्टी को, हुकूमत से जिस तरह निकाले जाते हैं, जो इनके साथ सलूक होता रहा, खुद ये इल्ज़ामात लगाते रहे इमरान खान की गवर्नमेंट पर, उससे पहले जरदारी की गवर्नमेंट पर, कि उनके फ़ोन टेप होते हैं, इंटरप्ट होते हैं, बाकी क्या मजालिम की दास्तानें सुनाते हैं, तो इनके ये पेश नज़र नहीं था। तो ये मेरे तो बड़ा सॉरी टू से, यानी शरीफों की काबीना का, और जिसमें बड़े बड़े लफ्ज़, जो मैं तुर्रम खां का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा कि बाज़ारी है, ख्वाजा आसिफ, जिनकी ज़बानें जो हैं वो जब आग उगल रही होती हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं गई इस बात पर। देखें जी, अब ये हर बंदा अपनी मर्जी का, जब वो पावर में होते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ कोई और होती हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं इनकी प्रायोरिटी कोई और होती है। तो अब ये जब अपोजिशन में हो गए तो इनके गले में पड़ जाएगा, ये कहेंगे हमने गलती की है, ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह अभी जो अपोजिशन में, जब ये गवर्नमेंट में थे तो ये कहते थे इनका काम ही है कॉलिन टेप करना, एजेंसी को और कोई काम ही नहीं है, इनका काम है फाइलें बनाना, जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो उनकी करप्शन की फाइलें, और ये जो एजेंसियां हैं ये प्राइम मिनिस्टर के आँख और कान होते हैं, और ये होता है और वो होता है। तो ये मामलात जो है ना, लोग मेरिट पे नहीं कंसिडर करते। बाद में जब ये आप अपोजिशन में देखें ना उनके क्या हालात हो रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट वाले जो कहते हैं इन हालात में बड़ा ज़रूरी है जी कि ये वाला काम होना चाहिए। काम तो पहले भी है, वो कर रहे थे, लेकिन जब हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन किया जी आप किस लॉ के तहत किस तरह का को बताएं, SOPs प्रोसीजर बताएं, तो उन्होंने अब जो है जल्दी में ये निकाल दिया जी कि 1996 वाला जो टेलीग्राफिक एक्ट है उसके तहत जो सेक्शन 54 है उसमें हमारे पास गवर्नमेंट जो है किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन एक पहलू ये भी तो है ना बैरिस्टर के, हम क्यों नियत पर शुमा करें। बहरहाल ये तो हकीकत है ना, इस वक्त जो दहशत गर्दी है, जो सिक्योरिटी को ख़तरात लाक हैं, उसमें ख़ास तौर पर व्हाट्सएप है या ट्वीट है या एक्स है, जैसे कि मैं तो सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ, ये इस्तेमाल तो होते हैं ना एक एज ए टूल के बैरिस्टर साहब। नहीं, देखो सिक्योरिटी पे तो कोई दो राय नहीं है, वो पहले भी कर रहे हैं ना। पहले आज दिन तक पाकिस्तान जब से 1947 से भी दिखा है, क्या वो सिक्योरिटी के इशू को नहीं डील कर रहे? या आज कोई नया पाकिस्तान कल बना है? वो तो 47 से इनका काम ही सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करना है। अब सिक्योरिटी के बजाय वो कुछ और चीज़ लुक आफ्टर करें तो वो अलग बात है। तो सिक्योरिटी के लिए तो उनके पास मिलिट्री एक्ट के तहत भी जो है वो पावर्स हैं कि वो जब समझते हैं कि कुछ दहशतगर्दी का खतरा है, क्या किसी एनिमी का इंटर होने का खतरा है, तो वो बॉर्डर तो सारे उनके पास ही हैं। बॉर्डर की मॉनिटरिंग, उनकी एक्टिविटी, और पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस करना चाहता है तो वो तो अख्तियार उनके पास पहले ही मौजूद है। तो अब तो ये जो स्पेशल हथियार दिया गया है तो ये किसी और पर्पस के लिए लग रहा है ना, वो इसलिए कि एक पॉलिटिकल विच हंटिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये ना इस्तेमाल हो। ये अप्रीहेंशन है, होगा कैसे बैरिस्टर साहब, ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि यानी ISI का यानी कितनी बड़ी है, उसके अफसरान कितने हैं, 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी में आप फिर किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि 22 लाख लोगों को फ़ोन टेप करें, वसाइल कहाँ से आएंगे, यानी प्रैक्टिकल समझ में मेरी बात नहीं आती। और कहा है ग्रेड 18 के कितने अफसर होंगे, 10,000 होंगे जो 10 लाख लोगों को फ़ोन टेप करेंगे। यानी कुछ अजीब मज़ा खेल सा ये नोटिफिकेशन लगता है। हैरत होती है कि प्रोफेसर एहसान इकबाल जैसे लोग जो इस काबीना में हों वो इस तरह के मंजूरी दें।
नहीं, मैंने देखें अर्ज की है ना कि ये देखें आप राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू होम जो है, एक बंदे की प्राइवेट लाइफ है। लेट से एक बंदा कहता है जी इस घर के अंदर कोई मुझे शक है कि एक्टिविटी ऐसी होंगी, तो वो तो जो प्राइवेसी है होम की या पर्सनल प्राइवेसी वो ख़त्म हो गई, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रहा है वो ख़त्म हो गए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, तो आपके पास बहुत सारे ज़राए हैं उसकी एक्टिविटी को चेक करने के लिए। लेकिन अंडर द गॉर्ब ऑफ जो है ये जो अथॉरिटी है, ये मिस यूज जब होगी तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बनते हैं। लॉ के अंदर जो सेक्शन 54 तो मौजूद है 1996 से, उसके तहत हो सकता है आप काम भी कर रहे हो। एक परसेप्शन ये है कि ख़ास तौर पर ये एक आपने देखा होगा कि जज साहब की एक बनी सास बहू बेटा बनी क्या बातें कर रहे थे किसी केस के हवाले से, गालिबन साबिक़ चीफ जस्टिस के। फिर बुशरा बीबी की भी आई, उसको चैलेंज किया गया, तो उन्होंने ये जो ये बाकायदा लीक की खबरें आ रही थी, तो इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो यानी वो टेप कर रहे थे, ये कानून तो नहीं लाया गया। तो आपको देखा है ना लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग कितनी लोगों की आई है, और आप पे बयान चलाएं। बेशक इसमें जो वज़ीर आला है पंजाब की, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था उस वक्त जी कि हमारी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी प्राइवेसी को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तो देखें ना, कोई शख्स आप ज़रूरी तो नहीं है कि हो सकता है आप आपस में अपनी फैमिली में कोई बात कर रहे हो, कोई अपनी प्राइवेसी हो, आपके एक वकील जो है क्लाइंट के साथ बात कर रहा हो, फ़ोन पे बात कर रहा हो, तो जब आप ऐसी चीज़ों को इंटरसेप्ट करेंगे तो फिर वो कहाँ पे जो प्रिविलेज है या जो प्राइवेसी है या जो राइट्स हैं फंडामेंटल एक बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, तो उनको आप फिर किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, ये बड़ा इशू है। तो ये हो सकता है अदालत के सामने मामला जाए तो इस पर फिर सवाल जवाब होंगे, तो फिर उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। शुक्रिया मोहतरम बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब कह रहे थे कि जनाब ये लोगों की प्राइवेसी ज़ाती ज़िंदगी में किसी को हक़ हासिल नहीं, ख़ास तौर पर रियासत और हुकूमत को किसी भी तौर आइन इजाज़त नहीं देता कि वो आम लोगों के शहरियों के फ़ोन टेप करें, ट्रेस करें, इंटरप्ट करें। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिलरी को इजाज़त दीजिए।